जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से रचित शरीरा। पांच तत्व से प्रकृति रची है, पांच तत्व से काया। इसी प्रकृति में स्वस्थ सुखद जीवन का मंत्र समाया। प्रभु ने जन कल्याण हेतु है आयुर्वेद बनाया। जग पर अमृत रस बरसाने आयुर्धाम है आया। सब मिलकर मंगल गाएंगे, जन जन को स्वस्थ बनाएंगे। सब मिलकर मंगल गाएंगे, जन जन को स्वस्थ बनाएंगे। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका संबंध सीधे हमारी उम्र के साथ होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम उन बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं, और उन्हीं में से एक बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जिसको बुजुर्गों की बीमारी भी कहा जाता है, पर आजकल के हमारे युवा भी इससे अनछुए नहीं रहे। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें हमारी हड्डियों के जॉइंट्स कमजोर पड़ जाते हैं। इसी कारण चलना फिरना, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, यहाँ तक कि बेड से उतरना भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इस बीमारी में हिप्स, नी, हाथ और कलाइयों के जोड़ों के बीच में मौजूद कार्टिलेज की परत खराब होनी शुरू हो जाती है, जिससे इन जोड़ों में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। महिलाएं इस बीमारी से ज्यादा पीड़ित होती हैं क्योंकि मेनोपॉज के कारण उनकी हड्डियां जल्दी कमजोर पड़ने लगती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी से पीड़ित लोग अपनी दिनचर्या का सिर्फ 25% भाग ही ठीक कर पाते हैं। तो आज जोड़ों से संबंधित इसी बीमारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद है सीनियर आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। तो जिस तरह से हमने बात की कि आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये बीमारी आखिर है क्या। देखिए नमिता, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की डीजेनरेटिव डिजीज है, और जैसे कि पहले आपने बताया कि बुजुर्गों की बीमारियां यानी कि बड़ी उम्र में ये देखने को मिलती है। अक्सर 60-65 साल की उम्र के बाद जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलती है। लेकिन आज की जो हमारी जीवन शैली है, आज का जो हमारा खान पान है, ऐसे में कम उम्र के लोग यानी कि 35-40 साल की उम्र के लोग भी आके हमें जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स बताते हैं, या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कम उम्र के लोग भी इस बीमारी की ग्रस्त में आ जा रहे हैं। अगर जोड़ों की बात करें तो अमूमन लार्ज वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी, जैसे मैं नी ज्वाइंट का नाम लूंगा, हिप ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, ये जो है इससे प्रभावित होते हैं। और इन जनरल पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड कहीं ना कहीं जो है हम क्रैपिटस, एक वर्ड है जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये हमें देखने को मिलता है। सो बेसिकली एक डीजेनरेटिव डिजीज है, लार्ज वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स को अफेक्ट करती है। आयुर्वेद में इस बीमारी को संधिवात कहा गया है, यानी कि नाम से स्पष्ट है कि हमारी जो संधियां होती हैं उसमें किसी भी तरह से प्रकोपित वायु का प्रवेश हो जाता है। ये वायु जो है इस ज्वाइंट में जाके टूट फूट की प्रक्रिया यानी कि डीजेनरेशन को शुरू करती है और एक व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि संधिवात का पेशेंट बना देती है। तो जिस तरह से आपने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ ही ये बीमारी होती है, तो ऐसा क्या कारण है कि बढ़ती उम्र के साथ ही हमें ये होती है? हाँ नमिता, बड़ा ही रेलिवेंट आपने क्वेश्चन पूछा कि बड़ी एज के लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होती है। तो क्योंकि पहले तो मैंने बताया आपको कि ये डीजेनरेटिव नेचर की बीमारी होती है, कहीं ना कहीं डीजनरेशन, तो ये तो एज से रिलेटेड है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे हर पार्ट में, बॉडी पार्ट में डीजनरेशन होता है। सिमिलर वे ज्वाइंट में भी डीजनरेशन होता है और एक बुजुर्ग आदमी ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो जाता है। साथ ही साथ ये केवल ज्वाइंट का डीजनरेशन नहीं है, हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें भी डीजनरेशन चल रहा है, वो भी कमजोर पड़ रही हैं। तो समझाने के लिए मैं आपको एक ज्वाइंट का एग्जांपल देना चाहूंगा। से हम नी ज्वाइंट जो इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होता है उसका हम एग्जांपल लें। अगर नी ज्वाइंट फॉर्मेशन की बात करेंगे तो नीचे से टिबिया, ऊपर से फीमर रहती है, उनके बीच में एक कार्टिलेज रहती है एंड चारों तरफ से ये जो ज्वाइंट कैप्सूल से घिरा रहता है, इसको हम नी ज्वाइंट बोलते हैं। लेकिन एज के इंपैक्ट से क्या होता है कि जो थाई मसल्स होती हैं वो हमारी कमजोर पड़ जाती हैं एंड जिनका काम होता है फीमर को एक तरह से ऊपर खींच के रखना, जिससे टिबिया और फीमर के बीच
में स्पेस मेंटेन रहे और आदमी जो है, आदमी का जोड़ आराम से मूवमेंट कर सके, कार्टिलेज पे किसी तरह से कोई जोर ना पड़े। एंड यहां पर हम देखते हैं जब मसल्स कमजोर होती हैं तो ये फीमर बोन जो होती है वो उसकी ड्रॉपिंग होती है, वो नीचे आ जाती है, कहीं ना कहीं टीबिया बोन को ऑलमोस्ट टच कर लेती है, एक तरह से कार्टिलेज को, बीच के कार्टिलेज को खत्म करते हुए, यानी कि डैमेज करते हुए। ये वो समय होता है जहां पर हमें फ्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, यानी कि दोनों बोन्स, नीचे से टीबिया, ऊपर से फीमर, ये आपस में टकरा रही होती हैं। एंड इसका एग्जामिनेशन आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आपको अपने हाथ को जो है अपने नी के ऊपर रखना है, एंड नी को जब आप एक तरह से एक्सटेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको एक तरह की साउंड यहां से आएगी जिसे हम क्रैपिटस बोलते हैं, और वो सीधा सीधा एक इशारा होता है कि ज्वाइंट के बीच में जो नॉर्मल स्पेस हमें चाहिए एक नॉर्मल मूवमेंट के लिए, वो कम हो चुका है। जब दो हड्डियां आपस में टकराएंगी तो आपकी हड्डियां जो है हमारे लिए लकड़ियां हैं, एंड जब ये टकराएंगी और वहां पे ग्रीस जो यानी कि साइनोवियल फ्लूइड वहां पे नहीं है, तो जब ये हड्डियां टकराती हैं तो डेफिनेटली उसमें टूट फूट होता है, उसके पीसीज कट करके निकलते हैं, एंड इन्हीं पीसीज को हम लोग ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। और जब ये इस तरह से हड्डियों में टूट फूट होती है तो यहाँ पे सूजन आती है, पेन होता है, स्वेलिंग आती है। तो कहीं ना कहीं दो चीजें जो है मेन, नंबर 1 डीजनरेशन, नंबर 2 मसल्स का कमजोर होना, एंड ये दोनों चीजें मिलकर के किसी भी बुजुर्ग आदमी को जो है वो नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट बना देती हैं। तो नमिता, आपने पूछा कि बुजुर्ग क्यों पकड़े जाते हैं, तो डीजनरेशन बुजुर्गों में देखने को मिलता है, मसल्स की वीकनेस भी बुजुर्गों में देखने को मिलता है। तो आपने बुजुर्गों की बात की कि बुजुर्गों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या क्यों देखी जाती है, लेकिन कुछ देर पहले आपने कहा था कि यंग एज के लोग भी इससे ग्रसित हो रहे हैं। इसके क्या कारण है ये जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अथाई और धाम। ऑफिस में चिक चिक होगी, घर घर में अब बसेगा प्यार, सब होंगे अपने अब यार, क्योंकि अपने पास है प्रज्ञा प्रज्ञा सुप्रज्ञा। खाली रातों पर प्रहार, निद्रा मैया का उपकार, अपनों से अब मिलेगा प्यार, सपनों सा होगा संसार। ऐसा क्या हो गया भाई? अपने पास है प्रज्ञा प्रज्ञा सुप्रज्ञा, क्योंकि अपने पास है प्रज्ञा प्रज्ञा सुप्रज्ञा। ब्रेक के बाद अथाई और धामे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो डॉक्टर परमेश्वर, ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि यंग एज के लोगों में ये प्रॉब्लम क्यों होती है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? नमिता, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा कि आज के टाइम पे यंगस्टर्स में हमारे पास 35 साल के लोग, 40 साल के लोग भी हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके हमारे पास आ रहे हैं। तो वहां अगर कारण की बात करें तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण जो है वो मोटापा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और मोटापा जो है उसका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, और ये हम अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति जो अपने वेट को 5 किलो कम कर दे, उसके सिम्टम्स में, उसके पेन में, उसके स्वेलिंग में विदाउट एनी मेडिसिन 50% का रिडक्शन हो जाता है। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने अभी बुजुर्गों के लिए पैथोलॉजी बताई कि हमारी जो थाई मसल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती हैं, वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फीमर बोन को ऊपर खींच के नहीं रख सकती। तो ये ध्यान रखिए कि इन मसल्स की भी अपनी एक क्षमता है, ये इसकी भी एक कोई अपना लिमिट है कि कितने वेट को ये ऊपर खींच के रख सकती हैं। तो माना आप यंग हैं, मसल्स कमजोर नहीं है, लेकिन इनकी क्षमता से ऊपर अगर वेट इनके पास जाएगा तो डेफिनेटली ये सक्षम नहीं रहेंगी इसको बोन को ऊपर खींचने में, और कहीं ना कहीं ड्रॉपिंग ऑफ फीमर बोन देखने को मिलती है। और यही कारण है कि एक यंगस्टर में जब वेट बहुत अधिक होता है तो फीमर बोन की ड्रॉपिंग होती है, टीबिया बोन नीचे नहीं जा सकती क्योंकि वो हार्ड बेस पे टिकी हुई है, ज्वाइंट स्पेस नैरोइंग यानी कि हमें जो एक संधि के बीच
बीच में सामान्य जगह होनी चाहिए जिससे मूवमेंट चल सके, वो कम हो जाता है और यहाँ की ग्रीस जो होती है यानी कि साइनोवियल फ्लूइड वो सूख जाता है और कहीं ना कहीं बहुत अर्ली एज में आदमी ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो जाता है। नमिता, मोटापा के बाद अगर कोई दूसरा कारण है कि क्यों आज हम यंग एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार हो रहे हैं, तो वहां है वातवर्धक आहार विहार, यानी कि एक तरह से वो खाना जो वायु को बढ़ाए, वो लाइफस्टाइल या हमारी जीवन शैली जो वायु को बढ़ाए, वो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार बना सकती है। क्योंकि आप रिकॉल करें, मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को आयुर्वेद में संधिवात कहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें वायु का प्रवेश हो जाता है। अब नमिता, आप मुझसे पूछेंगे कि वातवर्धक आहार से मेरा क्या मतलब है, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा बासी खाना आज हम बहुत अधिक खाते हैं, लेकिन मेरे शायद ये कहने पे आपका जवाब ना में होगा, मेरे बहुत सारे दर्शकों का जवाब ना में होगा कि हम बासी खाना नहीं खाते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज डब्बा बंद चीजें, आज जो प्रिजर्व्ड चीजें हमारे फूड का एक अहम रोल पार्ट बन चुकी हैं, उनको मैं कभी भी फ्रेश नहीं बोलता। हम प्रिजर्वेटिव के माध्यम से उसको सड़ने से बचा लेते हैं, लेकिन वो ताजी हैं ये मैं कभी नहीं बोलता। तो अब जो शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र बोलता है कि बासी खाना जो होता है वो वात प्रकोप में सबसे अग्रणी होता है, यानी कि बासी खाने से जो है वात का प्रकोप बनता है। सेकंड, अगर हम बात करें गरिष्ठ आहार, यानी कि उस तरह का आहार जिसको हम पचाने में सक्षम नहीं होते, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा डाइजेस्टिव पावर स्लगिश होती है, फिर भी हम बहुत अधिक फ्राइड चीजों खाते हैं, जंक फूड को खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो गैस बनने की प्रवृत्ति हमें होती है, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बॉडी में वायु को प्रकोपित कर रही होती है। तो इस तरह का गरिष्ठ खान पान जिसे हम पचा नहीं सकते, उससे जो है वायु का प्रकोप होता है। तीसरा, हम जीवन शैली की जब हम बात करते हैं तो वहां पर रात्रि जागरण, यानी कि रात में जागने की जो हमारी प्रवृत्ति है, वो वात प्रकोपक कारणों में नंबर 1 पे आती है। नंबर 2, जो मानसिक तनाव में हम लोग रहते हैं उससे भी वात प्रकोपित होती है। तीसरा, वेग विधारण, यानी नमिता, आज के टाइम पे हमारे कमिटमेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें जो है प्रेशर बना होता है मल त्याग का, लेकिन हम उसे इग्नोर मारते हैं। काफी जॉब वाली महिलाओं में तो खासकर ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि उनको स्टूल पास करने की इच्छा होती है, लेकिन ऑफिस में होती हैं कि मार्केट में होती हैं। तो ये वेग विधारण जो है, इसको भी वात प्रकोप में बहुत बड़ा कारण माना गया है। तो हाँ, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं नमिता, लेकिन इनका इंपैक्ट जो है बॉडी पे डेफिनेटली आता है। तो हमारा वात प्रकोपक आहार और वात प्रकोपक जो है विहार, यानी कि लाइफ स्टाइल, हमारी जो बिहेवियरल एक तरह टेंडेंसीज हैं, इनसे वात अत्यधिक प्रकोपित होकर के हमें छोटी उम्र में, यानी कि 35-40 साल की उम्र में भी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट बना देती है। तो आपने कारण इतने सारे बताए, इसके बाद हम लक्षणों की भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर हमारे शो में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। आप कहीं मत जाइए। गलत खान पान और प्रदूषित वातावरण रक्त को इतना दूषित कर देता है कि हम एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस और एलर्जी के शिकार हो जाते हैं। चिकित्सा हेतु ली जाने वाली स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक दवाइयां अनेकों साइड इफेक्ट्स के बाद भी हमें पूर्ण एवं स्थायी लाभ नहीं दे पाती। ऐसे में आयुर्वेदिक सुडर्मा कैप्सूल के माध्यम से हम आपको बिना किसी साइड इफेक्ट्स के पूर्ण एवं स्थायी लाभ का विश्वास दिलाते हैं। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को बार बार मल त्याग के बाद भी पूर्ण मल त्याग की संतुष्टि नहीं मिलती। रोगी लगातार कमजोर और चिड़चिड़ा होता चला जाता है। संदीपन कैप्सूल इस बीमारी से आपको पूर्ण मुक्ति दिलाता है। डायबिटीज के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोगों की किडनी खराब होती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, हार्ट और नर्व्स डिजीज भी हो जाती है। मधुसंज्ञ दमन न केवल शुगर पर नियंत्रण रखता है, बल्कि इसके कारण आने वाली घातक बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर अथाई और धामे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो कि एक गंभीर समस्या बन चुकी है आज हमारे देश के लिए, बहुत कॉमन हो चुकी है। हम देखते हैं ये, आपने जिस तरह से बताया कि यंगस्टर्स में भी काफी कॉमन है और उससे क्या कारण होते हैं, अभी हमें बताएं कि कैसे पहचानेगा एक आम आदमी कि उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। देखिए नमिता, जहां तक सिम्टम्स की बात है, वहां पे सब्जेक्टिव पैरामीटर की बात करें तो पेशेंट आके बोलता है कि उसको लार्ज वेट बेरिंग ज्वाइंट्स, जिसमें मैंने सबसे पहले नी ज्वाइंट का नाम लिया, यानी कि घुटनों का नाम लिया,
हिप ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, इनमें जो है उसको पीड़ा होती है, उसमें पेन होता है, वहां पे स्वेलिंग्स देखने को मिलती है, स्टिफनेस देखने को मिलती है, यानी कि उस जोड़ अकड़ जाते हैं। और साथ में अगर हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की बात करें तो वहां पे हम एक्सरे के लिए पेशेंट को भेजते हैं। एक्सरे में जो अक्सर हम देखते हैं कि ज्वाइंट स्पेस जो होता है वो नैरो हो जाता है, वहां पे एक तरह से हमें ड्राइनेस देखने को मिलती है। ऑस्टियोफाइट्स जो एक तरह से बोन के टूटे हुए टुकड़े होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही साधारण मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे, लेकिन एक तरह से कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम बता सकते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो पुनः दोहराना चाहूंगा कि यदि आपको ज्वाइंट में पेन हो, आपको स्वेलिंग हो, आपको स्टिफनेस हो, एक्सरे कराने पे आपको ज्वाइंट स्पेस नैरो मिले, कहीं ना कहीं ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन देखने को मिले, कुछ डीजनरेटिव चेंजेस देखने को मिले, तो यू आर ए पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद बोलता है वातपूर्ण द्रति स्पर्शम शोफम संधिगतो अनिलय प्रसारण आकंचन्य प्रवृत्ति च सवेदनाम। तो बिल्कुल इसी तरह के लक्षण जो आयुर्वेद में बताए गए हैं कि वातपूर्ण द्रति स्पर्शम, कि हमारी जो एक तरह से ज्वाइंट होता है उसे आप स्पर्श करेंगे तो जैसे वहां पे अंदर वायु भरी हुई है, इस तरह के एक फीलिंग आती है। एंड शोफम मींस सूजन देखने को मिलती है, दर्द देखने को मिलता है, प्रसारण और आकुंचन, यानी कि एक तरह से जब हम पैर को फैलाना चाहते हैं या समेटना चाहते हैं तो वेदना होती है। तो ये लक्षण जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बताए गए। तो सर यहाँ पे जानना चाहूंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस की हम बात करते हैं तो कई तरह की आर्थराइटिस होती है, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है? बिल्कुल नमिता, आपने सही कहा, क्योंकि आर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो बहुत तरह की आर्थराइटिस हमें देखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस। तो जहां तक डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि हमें बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिलती है, जबकि इसके अलावा जो दूसरी कॉमनेस्ट फॉर्म है यानी कि आम बात यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो वो हमें जो है अमूमन कम उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। इन जनरल इससे लार्ज वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स अफेक्टेड होते हैं, जैसे मैंने नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, ये सब नाम लिए। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है वो छोटे जोड़ जैसे उंगलियों के बीच के जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो रिस्ट ज्वाइंट होती है, वो अफेक्टेड होते हैं। एंड इन जनरल एक सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन की बात हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करते हैं, यानी कि अगर आपके राइट हैंड के ज्वाइंट्स में दर्द है तो आपको लेफ्ट हैंड में मिलेगा। इसको हम बाइलेटरल सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जबकि संधिवात यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा कुछ नहीं होता, आपका राइट नी जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, लेफ्ट नी बहुत सीवियरली अफेक्टेड होता है। तो एक तरह से सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसा ऑस्टियोआर्थराइटिस में जरूरी नहीं है। एंड इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में देखने को मिलती है। वो जब सुबह सो करके उठता है तो आप देखेंगे कि उसको बहुत देर लग जाती है हाथों की स्टिफनेस को नॉर्मल होने में, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे तक वो काफी परेशान रहता है। जबकि इस तरह की स्टिफनेस जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में देखने को नहीं मिलती। इसी तरह गाउटी आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो वहां पर अमूमन पेशेंट जो है वो पैर के अंगूठे से अपनी बीमारी की शुरुआत बताता है। अच्छा। उसके ब्लड में यूरिक एसिड हमको बढ़ा हुआ मिलता है। जहां तक सोरियाटिक आर्थराइटिस की हम बात करते हैं तो वहां पर हमें स्किन लीजन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक तरह का ऑटो इम्यून फिनोमिनन है। ऐसी जब सेप्टिक आर्थराइटिस की बात करते हैं तो फीवर देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन, बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। तो सिम्टम्स के आधार पे और थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पे हम जो है इन्वेस्टिगेशन करा के हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस होते हैं, ये आपने बताया, कैसे अलग हो सकते हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी बताया। लेकिन आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इसके क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है आयुर्वेद में? जी नमिता, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें फिर से इसकी पैथोलॉजी पे जाना होगा कि आखिर किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारा हो रहा है। तो हाँ बिल्कुल उसके कारण पे जाना होगा। तो हमने बताया कि एक तरह का डीजनरेटिव डिजीज है, तो आपको ट्रीटमेंट करना है तो यहाँ पे जो है आपको एक तरह से यहाँ पोषण देना होगा, यानी कि रेजुविनेशन या रसायन चिकित्सा का आपको सहारा लेना होगा। दूसरा, आयुर्वेद में इस व्याधि को संधिवात कहा गया है, और मैंने बार बार जोर देकर कहा है कि कहीं ना कहीं वात का प्रकोप रहता है, और इसी प्रकोप के कारण जो है कम उम्र के लोग भी जो है वो संधिवात यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार हो रहे हैं। तो वायु पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना पोषण देंगे एंड वायु पे नियंत्रण करेंगे। एंड यहां पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद में कहा गया है कि वाताद्रिते नास्ति रुजा, कहने का मतलब है कि जहां भी पीड़ा है वहां वायु है, क्योंकि वायु को छोड़कर पीड़ा नहीं हो सकती। जब आप वात शामक चिकित्सा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से वायु के प्रकोप को भी रोक रहे होते हैं, अपने दर्द का भी शमन कर रहे होते हैं, और रसायन चिकित्सा से अपने जो ज्वाइंट में डी
डीजनरेशन चेंजेस हुए हैं, जो एक तरह से टूट फूट हुई है, उसको रिपेयर कर रहे होते हैं। तो नमिता कहीं ना कहीं रसायन चिकित्सा जो डीजनरेशन को करेक्ट करे, जो तोड़फोड़ जो हुई है उसको करेक्ट करे, और साथ में एंटी वाता ट्रीटमेंट यानी कि जो वायु को सप्रेस करे, ये हमारे एक तरह से जो अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम ये इस तरह की अप्रोच लेके पेशेंट को ट्रीट करते हैं। एंड इंपॉर्टेंटली एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, वेट का मैंने जैसे बताया था बड़ा रोल है। वो लोग जो मोटे हैं, ओबीज हैं, वो अगर अपना चाहते हैं कि उसको नी में, हिप में आराम मिले, तो उनको डेफिनेटली अपने वेट को कम करना होगा। 5 किलो वेट आप कम कीजिए, 50% रिलैक्सेशन इन पेन, इन स्वेलिंग एंड स्टिफनेस आप विदाउट मेडिसिन पाइए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर जनरली वेट भी कम कर ले कोई इंसान तो 50% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन इसकी एक्चुअल चिकित्सा क्या है, यानी कि दवा के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए अथाई और धाम है। प्रदूषित वातावरण एवं गलत खान-पान से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं हमारे बाल। इसलिए किसी बड़ी शारीरिक बीमारी के न होते हुए भी हमें हेयर फॉल, ग्रोइंग ऑफ हेयर और डैंड्रफ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में हमारे बालों को चाहिए एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। सुकेशम पोषण आपूर्ति करते हुए बालों को स्वस्थ रखने का एक अनूठा, सरल और सुरक्षित उपाय है। एलर्जी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसे बार बार होने वाली खांसी, जुकाम, गले में दर्द, श्वास कष्ट और यहाँ तक कि एलर्जिक एस्थमा के पूर्ण एवं स्थायी लाभ के लिए प्रयोग करें श्वासो ओजस कैप्सूल। आधे सिर में होने वाले तेज दर्द यानी माइग्रेन के समूल नाश के लिए प्रयोग करें अर्धारी कैप्सूल। अर्धारी कैप्सूल के मात्र 3 महीने के प्रयोग से अधिकतर लोगों को माइग्रेन से स्थायी रूप से मुक्ति मिली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर अथाई और धावे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। हमारे साथ है हमेशा की तरह हमारे सीनियर आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। डॉक्टर परमेश्वर, बहुत सारी खास बातें आपने बताई। अब एक और खास बात के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। जिस तरह से आप हमेशा बात करते हैं ना कि ये चूरन लो, ये दवाई लो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए क्या करना है? जी नमिता, जब दवाओं की हम बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को इन जनरल 2 तरह की थेरेपीज मुझे देनी होती हैं। एक एक्सटर्नल थेरेपी तेल की फॉर्म में, और एक मेडिकेशन जो हम खाने के लिए देते हैं। क्योंकि ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि जो हमारा ज्वाइंट है वो खुश्क हो चुका है, कहीं ना कहीं ड्राइनेस है, दोनों हड्डियां आपस में टकरा रही हैं और टकराने से वहां पे टूट फूट चल रही है। एंड यहाँ का जो साइनोवियल फ्लूइड है जो एक तरह से टूट फूट को अमूमन रोकता है, वो खत्म हो चुका है। तो जब आप तेल की मालिश ज्वाइंट पे करते हैं तो अंदर लुब्रिकेशन पहुंचता है, हड्डियां आपस में टकराती हैं, लेकिन उतनी टूट फूट नहीं होती। जब टूट फूट नहीं होती तो आपको जो पेन होता है, जो स्वेलिंग होती है, उससे आपको राहत मिलती है। तो तेल की मालिश आपको जरूर करनी है। तेल का नाम की मैं बात करें तो महाविश्वकर्म तेल मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। आपको कहीं से उपलब्ध हो सकता है, आयुर्वेदिक ऑलमोस्ट सभी कंपनियां इसको बनाती हैं। या केवल आप तिल तेल की मालिश भी करते हैं। तिल तेल में आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं। इसको गर्म करके यदि आप जोड़ों पे लगाते हैं तो आपको मुझे लगता है कि 50% राहत जो है वो तेल मालिश से ही मिल जाएगी। एंड उसके बाद अब इंटरनल मेडिकेशन की बात करें तो नमिता यहां बताना चाहूंगा, जब आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इन जनरल आपको पेन किलर ऑफर किए जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से जब हम पेशेंट को अटेंड करते हैं तो हम उसकी बेसिक पैथोलॉजी को समझते हैं जो कि डीजनरेशन की है। तो इस डीजनरेशन को काउंटर करने के लिए हमको रीजनरेशन करना होता है, हमको रसायन चिकित्सा करनी होती है, और साथ ही साथ वात का शमन करके, वात का अनुलोमन करके जो है पेशेंट को दर्द से भी राहत देनी होती है। तो मुझे लगता है पेन किलर जो है अप्रोच जो है दर्द को शमन करने की, वो बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। कहीं ना कहीं रसायन चिकित्सा के साथ यदि आप किसी के पेन को रिलीव करते हैं, उसके रिपेयर के साथ पेन को रिलीव करते हैं, तो बहुत अच्छी अप्रोच होगी। और मुझे लगता है अगर इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट जो है इस तरह की चिकित्सा को अपनाए, जिसमें वो अपने डीजनरेशन को भी चेक कर रहा है और साथ ही साथ जो है अपने पेन को डीजनरेशन रोक करके मैनेज कर रहा है, तो उसको जो है कभी जीवन में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है बड़ी उम्र, मुझे लगता है कि जितनी बड़ी उम्र तक आप जिए, ईश्वर करे आप 100 साल तक जिए, आपकी नी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ इसी इंटेंशन के साथ में बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे रासना,
एरंड, क्योंकि रासना कहा गया कि रासना वात हराणाम श्रेष्ठम, कि वायु को सप्रेस करने के लिए अगर कोई हर्ब है तो वो रासना है। उसके बाद हम एरंड की बात करते हैं तो एरंड बोला जाता है वृश्य वात हराणाम, यानी कि रसायन भी है, वृश्य भी है और वात को भी हरता है। सिमिलर वे गुगलू को आप सब लोग जानते हैं, गुगलू बहुत अच्छा वात शामक होता है। वात अनुलोमन के लिए हमारे पास जो है हरड़ है, अजवाइन है। सो इस तरह की चीजें हमारे पास है जिससे हम जो है रसायन का काम भी कराते हैं। अश्वगंधा है, शिलाजीत है, ये सब चीजें रसायन औषधियां हैं, तो इनसे रेजुविनेशन भी लेते हैं। और जब रेजुविनेशन होता है, टूट फूट बंद होती है, तो पेन स्वतः ही चला जाता है। तो नमिता, पोष रुजारी ये हमारी दवा का नाम है, इसको हम अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं और खूब लाभ जो है पेशेंट से ले रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि जो पेशेंट्स इसका लाभ उठा रहे हैं उनसे भी मिलवा देना चाहिए और उनके बारे में भी जान लेना चाहिए कि इसका इस्तेमाल करने के बाद किस तरह से उनकी नी प्रॉब्लम्स या जॉइंट प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं। मैं लोकनाथ मनचंदा, मेरे घुटनों में काफी दिन से तकलीफ चल रही थी और मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चल पाता था, लिफ्ट की इंतजार करता रहता था और कहीं जाने में मेरे को बड़ी हिचकिचाहट होती थी। अब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और 3-4 महीने से उन्होंने मेरे को पोषजारी कैप्सूल दिए। अब मेरा घुटनों का तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मैं बड़े मज़े से अपना सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ और खूब घूमता फिरता हूँ। अब तकलीफ नहीं है मेरे को बिल्कुल ही। 8-10 साल से घुटनों के दर्द से दुखी था, चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। मुझे किसी ने डॉक्टर साहब का नंबर दिया, नाम दिया, मैं यहाँ पहुँचा। तब 8-10 महीने से मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ। पोषजारी कैप्सूल डॉक्टर साहब ने दिए, उसके लेने के बाद 6 महीने हो गए मुझे लेते हुए और अब तो मैं खूब चल फिर सकता हूँ और ऊपर सीढ़ियाँ भी चढ़ जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं मुझे। मैं हरविंदर सिंह, मैं काफ़ी टाइम से बीमार था। मेरे बॉडी पेन था, जोड़ों में दर्द था और शरीर में स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी वेट बढ़ा हुआ था। और जब से मैं डॉक्टर साहब से मिला हूँ, इन्होंने मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया और मेरे को पोष रुजारी कैप्सूल दिया, जिसकी वजह से मेरे जॉइंट पेन खत्म हुआ, शरीर में सारा दर्द खत्म हुआ, स्वेलिंग खत्म हुई और मैं आज बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है। मेरे जोड़ों में बहुत दर्द थी तो मैं 3 महीने से यहाँ आई। डॉक्टर अरोड़ा साहब ने मेरे को दवाई दी। अब मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छी तरह से चल फिर लेती हूँ, घर का सारा काम कर लेती हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखा आपने पोष रुजारी का सेवन करने के बाद किस तरह से लोगों के जीवन में खुशियां लौट आई और वो चलने फिरने लग गए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि कितनी जल्दी असर करने लगती है ये भी हमने देखा। साथ साथ आपने तेल मालिश की कुछ देर पहले बात की थी कि तेल मालिश करनी चाहिए, लेकिन जो अंग्रेजी डॉक्टर होते हैं मैं कहूंगी वो तेल मालिश के लिए मना करते हैं। आप कहते हैं तेल मालिश करें, तो हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे ना इस चक्कर में कि करें या ना करें। व्हाट इज द डूज एंड डोंट्स? देखिए नमिता, मुझे बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपका ज्वाइंट जो है वो ड्राई है एंड ये ड्राइनेस के कारण हड्डियां आपस में रगड़ खा के टूट रही हैं। तो मुझे बताइए और क्या माध्यम हो सकता है कि हम वहां अंदर ज्वाइंट में फिर से लुब्रिकेशन को पैदा करें। तो तेल जो होता है वो बहुत अच्छा माध्यम है और बहुत सिंपलेस्ट माध्यम है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किस लिए वो लोग मना करते हैं और आखिर क्या हानि हो सकती है। और शास्त्र बोलता है तैलम वात राणाम श्रेष्ठम। अगर बाहर से कोई चीज इस सृष्टि की ऐसी है जो वात को कंट्रोल करने में सबसे अच्छी है तो वो तेल है। तो मुझे लगता है कि तेल को लगाने से कोई हानि नहीं है। जितना आप तेल की मालिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। महाविषगव तेल और नहीं तो आप केवल सरसों का तेल, नहीं तो तिल का तेल, उसमें आप नमक डाल के, अजवाइन डाल के, हल्दी डाल के मालिश कीजिए। निश्चिंत होकर मालिश कीजिए, बिना भयभीत होकर मालिश कीजिए और आपको जो है निश्चित रूप से लाभ ही मिलेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे लगता है तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी, क्या सर्वाइकल और लंबर जैसी समस्याओं में भी पोष रुजारी जो है वो लाभदायक साबित होती है? बिल्कुल नमिता, बहुत रेलिवेंट आपने क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली हम सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के पेशेंट एंड लंबर स्पोंडिलोसिस के पेशेंट, जहां पर हम देखते हैं कि अमूमन डीजनरेशन जो है वो एक तरह से पेन और वहां की स्टिफनेस में कारण होता है, वहां इसका प्रयोग करा रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है नमिता कि वो कोई भी पैथोलॉजी जो किसी भी मस्कुलर और स्केलेटल डिसऑर्डर से हो और जिसमें पेन हो, जिसमें स्टिफनेस हो, वहां पे पोष रुजारी को जरूर शामिल करना चाहिए। क्योंकि मैंने बोला कि एक तरह से पेन का सप्रेशन थ्रू नर्व ब्लॉकिंग इज नॉट ए गुड आइडिया। हमेशा रसायन चिकित्सा करते हुए, डीजनरेशन को रोकते हुए, टूट फूट को रोकते हुए अगर आप पेन को सबसाइड करें, पेन को सप्रेस करें, तो मुझे लगता है बहुत सेफ, बहुत कारगर और बहुत ही क्यूरेटिव एक तरह से तरीका हो सकता है जो पोष रुजारी के माध्यम से हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और काफी हद तक एक बार फिर मैं वही सवाल पूछना चाहूंगी, कैसे लेना है पोष रुजारी को, कब लेना है पोष रुजारी को, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमिता, इन जनरल जिनको बहुत अधिक पेन है वो दिन में इसको 2 कैप्सूल दिन में 3 बार लेंगे। जिनको थोड़ी मात्रा में पेन है वो
2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली हर्बल है, इसको लंबे समय तक भी यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ होगा। एंड नमिता, एक चीज बताना चाहूंगा, ना केवल ये पेन को सबसाइड करता है बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी में एनर्जी को देता है, आपके पेट को साफ रखता है, क्योंकि अपनी अप्रोच जो है, मैंने इसका नाम बताया पोष रुजारी, जो पहले पोषण दे, पहले आपको शक्ति दे, आपके शरीर में पूरी ओवरऑल डिजनरेशन को रोके, उसके बाद में मैंने नाम लिया रुजारी, यानी कि आपकी रुजा, यानी कि आपके पेन को कम करे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एज ए टॉनिक भी इस कैप्सूल को जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो आपने पोष रुजारी के बारे में इतनी खास जानकारी हमें दी कि किस तरह से बॉडी में न्यूट्रिशन को पैदा करने में भी काफी हेल्प करती है। आप यहां पर आए डॉक्टर परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो आज डॉक्टर परमेश्वर ने पोष रुजारी के बारे में आपको बताया, इतनी सारी खास इन्फॉर्मेशन दी। और अगर आपके घर में या आप भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार हैं तो मुझे लगता है अभी इसी वक्त इस दवा को ऑर्डर करना चाहिए और अपने जीवन में से जितनी भी प्रॉब्लम है आर्थराइटिस को लेकर उसे दूर करना चाहिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।